पक जाता है तब बीज बन के पृथ्वी पर गिरता है। तो वृक्ष को यह लगता है कि मेरा एक अंग गिर गया है। आप सोच के देखिए ना कि जो आपने पाला पोसा अपने तनों से, जिसको आपने अपना रक्त पिलाया, मज्जाएं पिलाई, अपना पानी पिलाया, वो गिर जाए तो कितना बुरा लगता है। लेकिन वही फूल जब हवा के सहारे, किसी के चुन लेने के सहारे या अपनी मस्ती में उड़ता हुआ किसी दूसरी जगह उगकर पहले वाले वृक्ष से भी ऊंचा वृक्ष बनता है, तो पहला वृक्ष गिरता गिरता भी बड़े कौतूहल से, आदर से, गर्व से और स्वाभिमान के भाव से देखता है कि देखो मेरे बीज ने कितना बड़ा विस्तार पाया है। तो प्रत्येक आपत्ति में, प्रत्येक विपदा में, प्रत्येक आपदा में और प्रत्येक बादल के बीच में एक बिजली, एक पानी, एक बूंद छिपी हुई है, जो किसी ना किसी स्वाति के मुंह में गिरेगी या किसी ना किसी मोती के मुंह में गिरेगी और मोती के रूप में परिवर्तित हो जाएगी सीप में डाल जाकर। तो ये जो आपत्ति काल मनुष्यता पर आया है, हमारे और आपके सोच में पहली बार आया। जब से मनुष्यता है तब से पहली बार आया है। हम ऐसा मानते हैं कि महाभारत के समय पूरा भारत या पूरा विश्व इन्वॉल्व हो गया था, लेकिन इसका कोई प्रामाणिक हम में से किसी के पास साक्ष्य नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि ब्रिटेन के कॉलोनाइजेशन में, उपनिवेशवाद में लगभग 2/3 विश्व परेशान था, त्रस्त था, लेकिन इसका भी कोई हमारे पास मानक रिकॉर्ड नहीं है कि कितना परेशान था, कितने लोग खुश थे, कितने लोग तब भी व्यापार कर रहे थे, तब भी अपने जीवन में प्रसन्न थे, राय बहादुर थे, सर थे, नाइट की उपाधि से विभूषित थे, अंग्रेजों के लिए भी काम कर रहे थे, देशों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब पूरी दुनिया में केवल 3 द्वीप बचे हैं छोटे छोटे से, जहां एक भी मरीज नहीं है, बाकी हर जगह इस महामारी की आहट है, इसका डर है और इससे बचाव के लिए मनुष्यता लगी। तो इसके ये जो दुष्परिणाम है, तो रोज आपको टीवी दिखा रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, और एक डर, एक भय, एक चिंता आने वाले भविष्य को लेकर सबके मन में है। लेकिन आज अगर मैं दोपहर में आपके साथ हूं, तो मेरा होना इस कारण नहीं होना चाहिए कि मैं आपको और अधिक भयभीत करूं या मैं आपको इस विषय में बताऊं। इस विषय में बहुत सारे लोग आपको बता गए होंगे, और आप सब लोग जो मुझे आज सुन रहे हैं, जैसा मुझे राजेश भाई के थ्रू पता चला, वे अपने निजी जीवन में उपलब्धि पाए हुए लोग हैं, अचीव्ड लोग हैं। वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, तभी वो इस ग्रुप के सदस्य बने, और तभी मैं इस योग्य हुआ हूं कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में यत्किंचित साधनों में कुछ ना कुछ अभूतपूर्व पाने की कोशिश की है, प्रयास किया है, और प्रयास जारी है। मैं आपको यह साझा करना चाहता हूं कि इसके फायदे क्या हो। इसका फायदा पहला तो यह हुआ है कि आखिरी बार सोचकर देखिए अपने जीवन काल में कि आपने इतना सारा समय अपने साथ, अपनी सोच के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने कमरे के साथ, अपने बिस्तर के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ बिताया था। तो अपने अंदर की यात्रा पहली बार आपने इतने दिनों की, चाहे ये बाध्यकारी हो चाहे आनंद से हो। मुझ जैसा व्यक्ति जो पिछले 15-20 वर्षों में बहुत ज्यादा घूमता फिरता रहा है, मुझसे मेरी बेटी जो लंदन के एक बड़े मशहूर यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, वॉरिक बिजनेस स्कूल से, और वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बिजनेस कंसल्टेंट है, छुट्टी पे आई हुई है अब तो पिछले 1.5 महीने से। उसने मुझसे कई बार कहा कि आप क्रिएटिव आदमी हैं, आप कवि हैं, आप राइटर हैं, आपको ईस्ट यूरोप के किसी कस्बे में जाके चुपचाप रहना चाहिए खुद के साथ, आपको हम लोगों के साथ कहीं रहना चाहिए। लेकिन वो यात्राएं किसी एक शहर में 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन से ज्यादा हुई नहीं। यूरोप गए तो वेनिस में 4 दिन रुक गए, फ्लोरेंस में 5 दिन रुक गए, रोम में 3 दिन रुक गए, लंदन में 10 दिन रुक गए। ये पहली बार प्रकृति ने बाध्य करके, जैसे एक माँ अपने उपद्रवी बालक को, जो बैठता नहीं है, जो हर समय ऊधम करता है, इधर से उधर जाता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, अच्छा या बुरा, एक दिन उसे घूर कर 2 थप्पड़ ला के बैठती है, चुप या बैठ, और मैं 2 घंटे तेरे सामने बैठी हूँ, 2 घंटे बैठ, खुद से बैठ, किताब के साथ बैठ, अपने साथ बैठ। ऐसे लगता है कि प्रकृति रूपी माँ ने मनुष्यता रूपी अपने इस नालायक लड़के को, लड़की को 2 थप्पड़ मार के बिठाया है डर से, कि अपने आप के साथ बैठ, अपने परिवार के साथ बैठ, अपने अंतरतम के साथ बैठ, अपने व्यवसाय के साथ बैठ, अपनी सोच के साथ बैठ, और सोच के तू आया कहां से था और कर क्या रहा है। पहला तो इसका ये फायदा हुआ है। दूसरा इसका ये फायदा हुआ है कि हमने प्रकृति में जो हमारा हिस्सा नियत था, उसका कितना अधिक हिस्सा हमने एनक्रोच कर लिया था, कब्जा कर लिया था, दबा लिया था, उसकी बेचैनी हमें दिखाई दे रही है। बादल साफ हो गए हैं, नदियां साफ हो गई, सड़कों पर हिरन निकल आए हैं, नील गाय निकल आई हैं। और ये मेरा आज का विचार नहीं है। उत्तराखंड में जब त्रासदी हुई थी, 17 और 18 तारीख को त्रासदी हुई थी, 21 तारीख को मैं 100 डॉक्टरों और कार्यकर्ताओं का दल लेकर और 10 ट्रक सामान लेकर चला गया था उत्तराखंड में।
वहां पत्रकार मुझसे मिलते थे, क्योंकि पहला ही आदमी मैं पहुंचा था, तो पत्रकार मुझसे बातें करते थे और मुझसे कहते थे जी नदी यहाँ घुस गई, इनके घर में घुस गई, इस शहर में घुस गई। तो मैं कहता था नहीं, नदी आपके घर में नहीं घुसी, आप नदी के घर में घुसे थे। ये जो रिवर साइड आपने रेस्टोरेंट बना रखे हैं, गंगा वैली व्यू आपने जो ये बुटीक बना रखे हैं, आपने जो घर बना रखे हैं, कॉफी पॉइंट बना रखे हैं, चाउमीन पॉइंट बना रखे हैं, ये आपने नदी का इंक्रोचमेंट किया। नदी तो आनंद में थी, माँ गंगा तो आनंद में थी, उसे लग रहा था बेटे हैं, बच्चे हैं। जैसे एक बड़े बिस्तर पर बच्चा फैलता चला जाता है तो माँ सिकुड़ती चली जाती है, इस प्रकार नदी धीमे धीमे सिकुड़ती चली जा रही थी। नदी ने सोचा बच्चा है, ठीक है, जगह गिर रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर आप तो अनाचार पे उतर आए, आप तो माँ को नीचे धक्का देने पे उतर आए। वो भी माँ है, उसने आपको पैदा किया है। एक दिन वो घूमती हुई निकली, अपने आवेग से, अपने आनंद के साथ निकली, तो उसने देखा कि अरे तो सड़क पे कौन कौन आ गए, तो उसने बिस्तर साफ कर दिया। आप नदी के घर में घुसे थे। जब कोई कहता है ना बंबई के बाहरी इलाकों में तेंदुआ मिला, नहीं, तेंदुए के इलाके में बंबई मिली। प्रकृति ने तेंदुए का इलाका बनाया था, प्रकृति ने शेर का इलाका बनाया था। प्रकृति माँ है, वो सब बेटों के लिए समान है, वो चींटी के लिए भी समान है, वो हिरण के लिए भी समान है, उसने अपना हिस्सा बनाया था। मैं आपसे इसलिए ये बातें कर रहा हूं कि हम और आप वो लोग हैं जो प्रकृति के एक बहुत छोटे अंश को संचालित जरूर करते हैं। हमारे चारों तरफ एक परिवार है, हमारे काम करने वाले लोगों का, हमारे धंधे से प्रभावित होने वाले लोगों का, हमारे साथ बिजनेस में आने वाले लोगों का, जो हमसे प्रभावित होते हैं, जिनका जीवन हम तय करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, जब भी आप नियत से ज्यादा किसी का हिस्सा छीनने की कोशिश करेंगे, एक ना एक दिन नियति उस हिस्से के छीनने का अंश ब्याज के साथ आपसे वसूल करेगी। तो दूसरा जो सबसे बड़ा लेसन है इस लॉकडाउन का, इस कोरोना वायरस का, वो मेरे और आपके लिए ये है। तीसरी बात मैं आप और से साझा करूं, अगर गांवों में इस समय कोरोना का खौफ है, तो एक भी खबर गांव से नहीं आ रही कि लोग भूख से परेशान हैं। सोच के देखिए, मैं और आप किसी व्यापार के लिए गए होते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कहीं के किसी गांव में जो सड़क से 40 किलोमीटर दूर अंदर होता, और हम एक भरा पूरा परिवार जिसमें एक बच्ची होती, बिटिया होती, एक बेटा होता, एक बूढ़े माँ बाप होते, हम होते, हम 6 लोग कहीं फंस जाते कि हम निकल नहीं सकते और हमको लगता बाहर जाना असंभव है, तो क्या हम उस गांव में भूखे मर जाते? पूरा गांव अपनी हथेली की 4 रोटियों में से 2 रोटी आपको कहता है कि नहीं बाबूजी आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब रह लेंगे, कोई कष्ट नहीं। अब जरा अपने चारों तरफ सोच के देखिए कि अपने चारों तरफ कौन लोग हैं। ये जो लोग आनंद विहार पर इकट्ठे होते हैं, ये जो लोग बांद्रा पर इकट्ठे होते हैं, ये जो लोग मेरे घर वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम के कोने पर इकट्ठे होते हैं, ये लोग सरकारों की उपेक्षा के और षड्यंत्र के शिकार तो हैं ही, ये मेरे उस अविश्वास के भी शिकार हैं जिसमें मैं अपने ड्राइवर को, अपनी कामवाली को, अपने दूध वाले को मनुष्यता का ये भरोसा नहीं दिला पाया कि भगवान न करे रोटी कम पड़ी तो तेल में खा लूंगा, एक तू खा लेना। इस पर सोच कर देखिए आप, और ध्यान रखिए कि मैं और आप किसी की नियति बनाने वाले नहीं है। मैं एक छोटा सा किस्सा, जो कि राजेश भाई ने कहा था कि अपने जीवन से भी आप सुना सकते हैं, मैं आपको सुनाता हूं। मैं भरतपुर में, मेरी पोस्टिंग थी 1995 में एजुकेशन अफसर की, असिस्टेंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन। मेरी पत्नी वहां प्रोफेसर थी कॉलेज में, हम एक साथ ही पढ़ाते थे, और कॉलेज के पास के ऑफिसर्स कैंपस में हमको घर मिला हुआ था। वहां करीब 150-200 अधिकारियों के, प्रोफेसर के, डॉक्टर्स के घर थे। 1995 में आपको याद हो, कार रखना बड़ी मुश्किल चीज थी बी ग्रेड टाउन्स में, सी ग्रेड टाउन। लेकिन 1995 में शादी के तुरंत बाद मैंने एक मारुति 800 कार खरीदी थी, और आपको पता है कि पहली गाड़ी से बड़ा प्रेम होता है। उसका जो स्टीयरिंग था वो, मतलब आप समझिए कि वो मैनुअल था। मैं कई बार कहता हूं कि उतर के मोड़ना पड़ता था। अब जो मजा एस क्लास मर्सिडीज में नहीं आता, वो मजा उस जमाने में उसमें आया करता था, उसे चलाने। और शहर में हर महीने में आखिरी रविवार को एक काव्य गोष्ठी होती थी, मैं उसमें जाता था। तो मेरी पत्नी वेट करती थी कि लौट के आए तो खाना खाएंगे, जैसे कि महिलाएं वेट करती हैं शुरुआती शादी में। बाद में तो पता चल जाता है कि व्यस्त है पति, इसकी प्रतीक्षा क्या करनी, कुछ ना कुछ खाई होगा, बाद में भी करती नहीं चलिए, तो पत्नी नई नई थी, प्रेम विवाह था, तो उसे मैंने उसको कहा कि अच्छा मैं 9-10 बजे तक आ जाऊंगा। जाड़ों के दिन थे और बहुत जाड़ा वहां पड़ता था। तो उस दिन काव्य पाठ लंबा हो गया कवियों का, और मेरा नंबर देर से आया, तो 11:30 बज गए। जब मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ पहुंचा, अंधेरे में कोहरे को चीरता हुआ, और अपने बड़े से मकान में जो सरकार ने दे रखा उसमें गाड़ी पार्क करी, पत्नी ने दरवाजा खुला हॉर्न सुन के, और वो आई, तो मुझे उसका चेहरा थोड़ा दुखी लगा, मुझसे में लगा कि आपने हद कर दी। तो मैंने उसका कहा सॉरी यार, वो थोड़ा लेट हो गया था। उसने कहा कोई बात नहीं, चलो खाना बना।
तो दोनों किचन में खड़े हो गए, कोई सब्जी लाने लगा, किसी ने रोटी रखी, किसी ने सलाद रखा। और आपको याद है उन दिनों बेड पर बिछाने के प्लास्टिक के कवर आए थे ताकि बेड पे ही खा सकें। तो हम बेड पे खाना खाने लगे, लगाया ही था कि अचानक घंटी बजी दरवाजे की। सोचा कि 12 बजे रात में कौन है इस जाड़े में। तो मैं गया तो हमारे जो पीजी कॉलेज था उसके हेड क्लर्क थे, लगभग 58-55 साल के, राधा कृष्णन जी। वो आए, राधा कृष्णन जी, राधा बाबू, उन्होंने घंटी दबाई, बोले कि साहब वो डॉक्टर साहब एक छोटी सी जरा समस्या आ गई, जरा 2 मिनट की। मैंने बताइए। बोले वो पप्पू की बहू, उनका बेटा पप्पू की बहू के पेन हो गया लेबर का, 15 दिन बाद ड्यू था, पर उस पर सहन नहीं हो रहा, तो जरा उसे अस्पताल तक लेके चलना है, तो अगर आप गाड़ी में ले जाते। उनके पास गाड़ी नहीं थी। मैंने कहा जी मैं 1 सेकंड में आया। मैं अंदर गया, मैंने ओवरकोट डाला, चाबी ली और मैंने पत्नी से कहा तुम खाना खा लो जरा, मुझे ऐसे बात है। वो भी बाहर आ गई थी। तो उसने कहा नहीं मैं लौट के, जब आप आओगे तभी खाएंगे। मैंने कहा नहीं तुम खा लो। मैंने उस बिटिया को, उस बहू को पीछे बिठाया, उसकी पति को आगे बिठाया और उसकी सास को पीछे बिठाया साथ में, और अस्पताल पहुंचे। अस्पताल खुलवाया, जमा कराया। इसमें 1 बज गया। राधा बाबू बोले कि बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया, पर पप्पू घर रह गया है और गर्म पानी की बोतल रह गई है और फला रह गया, ढिमका रह गया, जरा आप पप्पू को भी ला देते। तो साहब मैं पप्पू को लेने चला गया। रात के 2:30 बज गए। जब लौट के आया तो मैंने पत्नी से कहा खाना, तो उसका चेहरा बहुत खराब था। उसने कहा नहीं आपको खाना हो तो मैं गर्म कर देती हूँ, मुझे तो खाना नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे भी खाना है, मैं भी सो गया। सुबह जब हम उठे दोनों और लॉन में बैठ के चाय पीने लगे, तो मेरी पत्नी के चेहरे पर एक बहुत गुस्से की लकीर थी। अब सुनने लायक बात है जो मैं एलीट क्लब के हमारे दोस्तों से साझा करना चाहता हूं। मैंने उसको ये कहा कि रात वाले प्रसंग से तुम शायद नाराज हो। उसने कहा नहीं नाराजगी की बात नहीं है, पर पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए। आप वहां आए, उसके बाद वहां चले गए। मैंने कहा देखो इस बिटिया को, इस लड़की को रात को 11 बजे पेन हुआ होगा। अपने से पति को जगाया होगा कि जी मेरे पेन हो रहा है। तो पप्पू ने ऐसे 15-20 मिनट तो बहलाया होगा कि कोई बात नहीं, देख ले, मैं हाथ फिरा देता हूँ, पानी पी ले, बैठ जा। फिर जब इस पर सहन नहीं हुआ तो इसने अपने पति से कहा होगा कि अम्मा को बुलाओ। 11:30 बजे वो अम्मा के पास गया होगा। अम्मा ने अपने पति को जगाया होगा कि पप्पू की बहू को पेन हो रहा है। फिर अम्मा कही होंगी अजवाइन की फांकी ले ले बेटा, टॉयलेट कर ले। फिर लेकिन जब 12 बजे हालत खराब होने लगी तब ये होगा कि अब बुलाओ। तो पहला विचार राधा बाबू के मन में, इस कैंपस में रहने वाली 50 गाड़ियों के बाद ईश्वर ने मेरी गाड़ी का डाला और कहा कि उस लड़के को उठाओ, वो जो गाजियाबाद से आता है, नौकरी कर रहा है यहाँ। तो बेसिकली राधा बाबू नहीं आए, मेरे इस साधन को प्रयोग करने की प्रेरणा भगवान ने राधा बाबू को दी, वरना 50 में से किसी के भी चले जाते वो। अब अगर मैं ये करता कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं तो खाना खाना, राधा बाबू किसी और को जगा ली दिए, तो भगवान कहता कि इस उल्लू के पट्टे को मैंने गाड़ी दी थी और एक आदमी का काम बताया था, उस पर काम तो होता नहीं है। तो जैसे आप अपने एक निकम्मे कर्मचारी को कोई महत्वपूर्ण काम नहीं देते, भगवान अगली बार मुझे काम नहीं देगा, मुझे गाड़ी नहीं देगा। और अगर ये गाड़ियां बनाए रखनी है, अगर एक क्षमता बनाए रखनी है कि भगवान मुझे काम में लेता रहे, तो मैं केवल भगवान के द्वारा दी हुई कृपाओं, शक्तियों, साधनों का CNF हूं, डीलर हूं। मैं इसका ओनर नहीं हूं, बहुत सुंदर, मैं इसका कस्टोडियन हूं। बहुत सुंदर कहा कुमार। और दोस्तों जितने भी लोग बैठे हैं आज यहाँ पर, आप और हम इन प्रभु सत्ताओं के, इन ताकतों के, इन शक्तियों के जो मुझे और आपको मिली है, इसके कस्टोडियन है। राम और रावण में यही अंतर है कि राम स्वयं को सत्ता के, शक्ति के, सामर्थ्य के कस्टोडियन मानते हैं और रावण उसको ओनर मानता है अपने आप। मैंने आज से 1.5 वर्ष पहले जयपुर के एक अपने राम के सत्र में यह बात कही थी कि राम को अहंकार का ज्ञान है और रावण को ज्ञान का अहंकार है। बहुत सुंदर। राम को शक्ति का ज्ञान है और रावण को शक्ति का अहंकार है। तो 3 बातें इस विपदा से, इस आपदा से जो मैंने निजी रूप से सीखी हैं और मैं चाहता हूं हमारे मित्र भी सीखें, वो ये है कि अब आने वाले समय के बाद जब ये कोरोना काल समाप्त हो जाए तो जो चिंताएं व्यक्त हो रही हैं अलग अलग तरीके की, एक तो उन चिंताओं से बाहर रखिए। लाखों वर्ष के पृथ्वी के इतिहास में मेरे और आपके स्टे का टोटल मैक्सिमम टाइम 100 या 102 साल है। आप बताइए जिसने वो होटल बनाया था जिसमें हम 3 दिन ठहरने जाते हैं, उस कमरे को छोड़ते समय मोह होता है क्या? कितना भी खूबसूरत हो, वेगस में बेलाजियो का कमरा हो, चाहे रोम में जो है वो अपोलो का कमरा हो, चाहे वो सेंटरोनी में वो फेनारी विला का कमरा हो जहां से समुद्र दिखता है, फोटो तो लेते हैं, खुश तो होते हैं, बाहर बैठते हैं, पर रोते पीटते हैं क्या? चिंता करते हैं क्या? परेशान होते हैं क्या? तटस्थ भाव के साथ छोड़ के चले जाते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि भगवान फिर सामर्थ्य दे, फिर कभी दोबारा यहाँ आएंगे।
एक बार फिर मौका दे, एक बार फिर यहीं ग्रीस घूमने के लिए आएंगे, रोम घूमने के लिए आएंगे, अब की बार अपना जहाज लेके आएंगे, दिल्ली से एक फ्लाइट कर लेंगे चार्टर की, 15-20 एलीट क्लब के दोस्त परिवार सब साथ होके आएंगे। इस सामर्थ्य के लिए तैयारियां करते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये मनोबल क्षीण करना बेकार है, इस पर बिल्कुल भी आप न सोचें। दूसरी बात, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता है हमारे तमाम जो साथी हैं, जैसे मैं आपसे जो कि परिचय मेरा बहुत कम मित्रों से है, राजेश भाई से जो कि दोस्ती भी है, मैत्री भी है, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं एंटरप्रेन्योर्स के बीच में जाके, भारतीय एंटरप्रेन्योर की यात्रा शुरू होती है साल में 1 करोड़ रुपए कमाने से। आप सबने वहीं से यात्रा शुरू करी है, अगर खानदानी रईस ना रहे हो तो, बिल्कुल, जो कि भारत में जनरली कम है। 1 करोड़ रुपए कमाने में आदमी का घुटना लग जाता है, बड़ी मेहनत होती है। 1 से 10 करोड़ रुपए कमाने में बड़ा श्रम लगता है साहब। 1 से 10 करोड़ रुपए कमाने के बाद 10 से उसे 100 या 200 करोड़ का व्यापार करना कोई ज्यादा तनाव का काम नहीं है। 2 अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट रखिए, 2 अच्छे एमबीए पकड़ के लाइए जिन्हें प्रोजेक्ट बनाना आता हो, 2 बैंक के मैनेजर्स के बारे में ये पता करिए कि ये हरिद्वार जाना पसंद करते हैं कि ये बैंकॉक जाना पसंद करते हैं। इसके 1-1.5 साल बाद आप 200 करोड़ के टर्नओवर के आदमी कहलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप एक व्यापार बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये 200 करोड़ का टर्नओवर हुआ कैसे, इससे आपकी आत्मा जानती है, क्योंकि आपने जमाया था। अब यहां से समाज का सारा उत्तरदायित्व, गणपति के पंडाल के पैसे से लेके, रामलीला के पैसे से लेके, कोटा वाली बुआ जी की लड़की के देवर का इलाज, सब आपके जुम्मे है, क्योंकि आप उस परिवेश के सबसे महत्वपूर्ण और सक्सेसफुल आदमी है। आप एलीट क्लब के मेंबर है, सब आपसे कहते हैं जी आप नहीं दोगे तो कौन देगा, आपको देनी पड़ेगी। और धीमे धीमे आप चादर पैर चादर के बीच संघर्ष करना प्रारंभ कर देते हैं। इस बीच में 40-45 का एज आना शुरू होता है। इस एज में अचानक एक दिन आपको पता चलता है, अधिकांश लोगों को, कि ये जो खाना खाने के बाद यहाँ दर्द हुआ है सीने के इस तरफ, ये गैस से नहीं हुआ है। डॉक्टर सेठ या डॉक्टर त्रेहन आपको बताते हैं कि भाई साहब 2-1 नली बंद हो गई है, थोड़ा आराम करो, अब इसमें से स्टैंड डाल के सही करना पड़ेगा। यहां से आपके जीवन में आध्यात्म और तटस्थता शुरू होती है। कुछ नहीं रखा जीवन में, जो आनंद है वही ले लो, बाकी सब तो बेकार की चीज है। तो मेरा कहना यह है कि यहां से हांफना प्रारंभ नहीं करना है, यहां से सोचना समझना और दृष्टा भाव प्रारंभ। राजनीति में मैंने सीखा, समाज सुधार में मैंने सीखा, कविता में निजी रूप से मैं, आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ये अनुभव में, उपलब्धि में, योग्यता में और पद में मुझसे ज्यादा है, मुझे पता है। उनमें से बहुत सारे लोग मुझसे श्रेष्ठ हैं, तो मैं उन्हें किसी उपदेशात्मक मुद्रा में नहीं कह रहा। जैसा राजेश भाई ने कहा था कि अपने निजी अनुभव साझा करूं, तो मैं अपने निजी अनुभव ही आपके साथ साझा कर रहा हूं कि मेरे निजी अनुभव में मैंने तो अपनी सफलता का श्रेय इन्हीं बातों को दिया है। अब बात प्रारंभ होती है, जो कहा गया कि राम पर मैं क्यों बोला। राम पर मैं इसलिए बोला कि एक दिन मेरी छोटी बेटी ने मुझे कहा कि आप बहुत राम पर बातें करते हो, पर ये बड़ी अद्भुत बात है कि जिस महिला ने उनके लिए इतनी तपस्या करी, जिसने लंका में जाके भी अपने सतीत्व की रक्षा करी, जो इतनी तेजस्वी थी, उनको अग्नि परीक्षा दिलाई गई, और उसके बाद जब वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, तो उनको छोड़ दिया गया। तो मुझे लगा कि अगर मेरे ही परिवार में ये शंका है राम को लेकर, मेरे ही परिवार में ये कष्ट है, तो हमारे धर्मोपदेशकों को बोलना चाहिए। तो मैंने अपने धार्मिक गुरुओं से जाकर बात करी, फोन करा, मिला, कि मैंने उसको कहा आपको बोलना चाहिए। बोले हम तो रोज बोल रहे हैं अपनी राम कथाओं में, 7-7 दिन 8-8 दिन बोल रहे हैं। तो मैंने कहा युवा तो इसमें आ ही नहीं रहा है, इसमें तो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, धर्मवीरू लोग आ रहे हैं, धार्मिक लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रयास 2 वर्ष पहले मैंने जयपुर में 2 दिन का अपने अपने राम एक सत्र किया, जिसमें मैंने राम को कहानी के रूप में नहीं बताया, रामचरितमानस सुनाई। पहला दिन राम व्यक्ति नहीं विचार, राम कोई आदमी नहीं है, एक लाइफ जीने की एक थ्योरी है, एक विचार है। यहां मैं बता दूं, मेरे राम अलग हैं, आपके राम अलग हैं, समाज के राम अलग हैं, राजनीति के राम अलग हैं, धर्म जगत के राम अलग हैं। इसलिए उसका नाम रखा अपने अपने राम। दूसरा दिन होता है राम और जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट। भाइयों के साथ कैसे रिलेशन हो, एम्प्लॉय के साथ कैसे रिलेशन हो, एम्प्लॉयर है तो बॉस के साथ कैसे रिलेशन हो, आपके फादर के साथ कैसे रिलेशन हो, स्ट्रेटेजिस्ट कितने बड़े हो। जैसे आजकल आप रामायण देख रहे होंगे, एक सवाल आपके मन में आया होगा कि इतने दिन का युद्ध चल गया, विभीषण को क्यों नहीं लड़ाया राम ने। पहले दिन से विभीषण को नहीं लड़ाते हैं, विभीषण से केवल गुप्तचर सूचनाएं लेते हैं, लंका की राजनीति समझते हैं और उसे इंप्लीमेंट करते हैं। विभीषण हर बार कहते हैं महाराज मैं लड़ने जाऊं, बोले नहीं आप शांत रहिए, आप बैठिए, क्योंकि राम को पता है कि सागर पार करके दूसरे के घर पे लड़ाई लड़ रहा है, दूसरे की टेरिटरी में लड़ाई लड़ रहा है। और विभीषण कितने भी राम भक्तों हैं तो भावुक व्यक्ति,
विभीषण की इमोशनल कोशेंट के बारे में राम को पता है। राम को ये लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि अचानक वो रावण को देख के, मेघनाथ को देख के, कुंभकर्ण को देख कर रोने लगे और कहेंगे मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, मैं तो जा रहा हूं वन में जंगल में तपस्या करने, या तो मैं भैया के साथ जा रहा हूं, तो आप तो चौड़े में मर जाओगे। इसलिए पहले सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है? भाई से भी ज्यादा प्रिय कौन होता है? भाई से भी ज्यादा बेटा प्रिय होता है। तो जब मेघनाथ के, इंद्रजीत के वध की पूरी प्रक्रिया उन्होंने विभीषण के माध्यम से करा ली, तब विभीषण अब आप मेरे साथ लड़ने के लिए चलिए, क्योंकि अब रावण और उनके बीच में क्रोध का वो स्थिति आ गई है कि दोनों एक दूसरे को बख्शेंगे नहीं और परम लॉयल होके युद्ध करेंगे। तो राम स्ट्रेटेजिस्ट कैसे हैं, राम के एनवायरमेंट के बारे में क्या कहना है, राम का समाज के बारे, जैसे मैंने आपने एक वीडियो देखा होगा टैक्सेशन के टाइम में, जब बजट आ रहा था तो मेरे घर की छत पे मेरे मैनेजर ने चुपके से शूट कर लिया था, फिर वो वायरल हो गया बहुत ज्यादा। उसने मुझे कहा सर मैं इसे नेट पे डाल रहा हूं, मैंने कहा डाल दो। तो मुझे लोग कहते कि साहब टैक्स लेना चाहिए जैसे राम लेते थे, जैसे भरत लेते थे। जो यहाँ राजनीति के लोग मैं देख रहा हूं बैठे हुए हैं और सरकारों से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, सरकारों को भी मैंने ये भेजा, टैक्स कैसे लेना चाहिए? सूर्यवंशियों की तरह। जब भरत मिलने के लिए आए पंचवटी में, तो राम ने रात को पूछा कि बेटा टैक्स कैसे लेते हो? उसने कहा जैसे पहले लेते। बोले नहीं, हमको सूर्य की तरह टैक्स लेना चाहिए। उन्होंने कहा सूर्य कैसे? हम सूर्यवंशी हैं। सूर्य क्या करता है? सूर्य जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पानी को समान भाव के साथ सोखता है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, लेकिन अनुपात में। और जब उसे बरसाता है तो सबके ऊपर समान बरसाता है, अमीर के ऊपर भी, गरीब के ऊपर भी। तो उन्होंने कहा कि कर्षत हर्षत बरसत हर्षत सब लखें। जब वो बरसता है तो हर्ष कर, प्रसन्न होकर सब देखते हैं। कर्षत लखे न कोय, इतने चुपके से टैक्स लेता है सूर्य। आपकी अंजुली से पानी उड़ा लेता है, जो गिलास का पानी बाहर रह जाता है आपके लॉन में उसमें से भी उड़ा लेता है, समुद्र से भी ले लेता है, गंदे नाले से भी ले लेता है। तो बरसत हर्षत सब लखे, कर्षत लखे न कोय लिखा, लेकिन खींचते हुए कोई नहीं देखता। तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होय। कहते हैं कि प्रजा के सौभाग्य से ही राजा सूर्य के समान होता है। और आज हमारे ऊपर टैक्सेशन किस लेयर का है? सबको पता चलता है जब भी लिया जाता है। आप हमसे, सरकार के लोग भी सुनेंगे, आप हमसे 1 करोड़ रुपए पर 50-1 लाख रुपए टैक्स ले लेते हैं। हम कहते हैं जी किसने ले रहे हैं? देश बनेगा, राष्ट्र बनाना है। मैं कहता हूँ जी ठीक है जी, ले लीजिए, कोई बात नहीं, राष्ट्र बनाना है तो पैसे ले लीजिए। इसके बाद मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ, मैं गाड़ी वाले से पूछता हूँ जी कितने पैसे की है? बोले जी 1 करोड़ रुपए की। मैंने कहा लीजिए 1 करोड़ रुपए। कहता नहीं जी 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 18 लाख दीजिए। मैं कहता हूँ 1 करोड़ 18 लाख किसके? बोले जी रोड टैक्स के। तो मैंने कहा वो तो मैंने पैसे दिए थे टैक्स के। नहीं नहीं, वो टैक्स के दिए थे, रोड का अलग है, अच्छी रोड बना के देंगे। मैंने कहा चलो जी ले लो। रोड के पैसे दे दिए, 1 करोड़ 18 लाख की गाड़ी ले ली। अब गाड़ी लेकर मैं गाजियाबाद से नोएडा टोल ब्रिज पे चढ़ता हूँ तो मुझे 5 आदमी और मिल जाते हैं, कहते 500 रुपए दो। तो मैं कहता हूँ किस बात के? बोले रोड के। मैं कहता हूँ वो तो मैं दे के आया हूँ 12-18 लाख रुपए। नहीं 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 नहीं, ये अच्छी रोड है, इस अच्छी रोड का अलग दो। मैं दे देता हूँ। अब मैं मथुरा उतरता हूँ नीचे तो गाड़ी हिलने लगती है, खटखट खटखट खटखट। तो भाई साहब जब अच्छी रोड का दिया था मैंने, तो बुरी रोड पे भी एक टोल टैक्स लगाओ ना, जो 500-500 रुपए वापस करे, जो 100-100 रुपए वापस किया करेगा। भाई साहब बुरी रोड आ गई, हम बना नहीं पाए, हम शर्मिंदा है, 500 रुपए वापस ले लो। बिल्कुल। तो ये टैक्सेशन की लेयर है, हमें मार रही है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि राम के नाम पर काम करिए, दुकान जमाइए, सब कुछ करिए, पर भैया राम से टैक्स भी सीखिए, राम से सामाजिक समरसता भी सीखिए कि वो दलितों, वंचितों, पिछड़े, आदिवासी, मल्लाहों को गले लगाता है। तो मैंने इसलिए राम पर 3 दिन के सत्र प्रारंभ किए, जिनमें पहला दिन पर बोला जाता है 2 से ढाई घंटे व्यक्ति नहीं विचार। दूसरे दिन बोला जाता है राम और जीवन प्रबंधन, स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, डिप्रेशन कैसे मैनेज करें। राम के जीवन में भी डिप्रेशन आया है, इतना डिप्रेशन आया है कि उल्टा सीधा बोलने लगे, पशु पक्षी से पूछने लगे कि मेरी पत्नी कहां चली गई, हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यहां तक कि हमारी आपकी तरह रोते हैं, बरसात में पानी बरसता है तो डरते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया विहीन मन डरपत मोरा। त्रैलोक्य का स्वामी, जिसकी एक भ्रकुटी हिला देने से पूरी प्रकृति खत्म हो जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परे के सोई। वो राम डरते भी हैं, चिंतित भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। तो उन्होंने एक मनुष्य की तरह सारी प्रकार की, जितनी भी प्रकार की चुनौतियां थी उन्हें झेला, और हम लोगों को एक मार्ग बताया, रास्ता बताया कि हम किस प्रकार से जीवन को चला सकते हैं, किस प्रकार से हम आगे पहुंच सकते हैं। तो इस पर मैं 3 दिन के लिए बोल रहा हूं। बाकी मेरा सामान्य सा जीवन है। राजनीति
कोई खराब चीज नहीं है, राजनीति युग धर्म है, करनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, राजनीति में धर्म हो तो ठीक है, पर धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति। तो मेरे लिए राजनीति काम नहीं है, मेरे लिए राजनीति पुकार है। क्योंकि हमारा स्कूल जिसमें मैं राजनीति में सबक सीखा हूं और जो मैं सोचता हूं, वो अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ स्कूल है, जो सामाजिक समरसता का, अपने शत्रुओं में भी आदर पाने का, स्नेह पाने का, और विचार की विभिन्नता को विरोध न समझने का। अगर कोई दूसरे विचार का है तो आपका विरोधी नहीं है, आपका वैचारिक विभेद है, उसका अपना विचार है, आपका अपना विचार है। हमारे यहाँ तो शास्त्री कहता है कि भाई एक एक कुंड में पानी अलग मिलेगा, हर एक मुंड में बुद्धि अलग मिलेगी। मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पयम। हर कुएं में नया पानी है और हर मुंडी में नई बुद्धि है। स्वीकार करना चाहिए, तो काट थोड़ी दोगे। इस देश में जैसा मैं बोलता हूं वैसा आप बोलें, जैसा मैं खाता हूं वैसा आप खाएं, जैसा मैं सोचता हूं आप वैसा सोचें। नहीं तो आप नालायक है, नहीं तो आप खराब है, नहीं तो आप लिबरल नहीं है, नहीं तो आप सेकुलर नहीं है, नहीं तो आप नेशनलिस्ट नहीं है, नहीं तो आप राष्ट्रद्रोही है, नहीं तो आप विश्वद्रोही है। अलग अलग किस्म के तमगे हैं। तो मैं उनसे थोड़ा बाहर खड़े होकर सोचता हूं। और मैं अपने बारे में मजाक में अपने साथियों से कहता हूं, जब कुछ लोग मुझसे कहते हैं, आप में से भी कुछ लोग शायद सोचते होंगे कि 2 बार दिल्ली की सरकार बनाने में थोड़ा बहुत मैंने श्रम किया। मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था और ये पार्टी जो आज सरकार में है, ये मेरे ही घर पे इसका गठन हुआ था। तो कई लोग सोचते हैं, सोचते भी होंगे अकेले बैठकर कि इन्होंने क्या पाया और जिनके साथ बनाई उन्होंने क्या पाया। तो मैं केवल अपने बारे में सोचता हूँ कि माना कि हम गधे हैं, माना कि हम गधे हैं, पर तसल्ली यही है कि किसी के खूंटे से नहीं बंधे हैं। वाह वाह। तो इसी तसल्ली से कि हम जो है बिना खूंटे के गधे हैं, परम प्रसन्न है। आप सब साथियों ने मनोयोग से सुना, इसके लिए आभार। और अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। एक दो कोई जिज्ञासा हो तो राजेश भाई के माध्यम से जो मेरे को उत्तर हो सकेगा मैं दूंगा। बहुत सुंदर कुमार विकास जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मानवीय संवेदनाओं को अच्छी सी आप पोएम सुनाए पहले अपनी। राजेश भाई पोएम तो देखो मैं आज नहीं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि आप भी व्यापार करते हो तो थोड़ा बहुत तो मैं भी करता हूँ। ये सही हो जाए तो उसके बाद से एक बात मुझे जरूर कहनी है आप सबसे, व्यापार के साथियों से। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी सूचित किया है अपने माध्यमों से, माननीय गृह मंत्री जी से भी बात की है, वित्त मंत्री जी से नहीं हो पाई है, कुछ मुख्यमंत्रियों को भी लिखकर भेजा है, कुछ को फोन भी किया है, कुछ से बात भी की है। आप सब भी अपने माध्यमों से बात करिएगा। ये सबक हमारे व्यापार जगत के लिए कि क्या भारत के व्यापारी, भारत के मैन्युफैक्चरर, भारत माता की कोख से पैदा हुए बेटे बेटी इतने सक्षम नहीं है कि इस देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। आप राफेल बाहर से बनवाते मेरी समझ में आता है, आपके पास एक बोफोर्स तोप नहीं बनती मेरी समझ में आता है, आपके पास एक जहाज नहीं बनता मेरी समझ में आता है, लेकिन सुबह उठ के मुझे दाढ़ी बनाने के लिए भी अगर एक विदेशी सामान हाथ में लेना पड़े, मुझे ब्रश करने के लिए भी एक ब्रश विदेशी टैग का लेना पड़े, तो ये निश्चित रूप से सरकारों की विफलता है, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स की विफलता है। तो सरकारों को चाहिए कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को, भारतीय बेटे बेटियों को जो उद्योग जगत में काम करते हैं, उनके लिए माहौल अनुकूल बनाए, विश्व के दबाव से बाहर आना शुरू करे। क्योंकि देखिए, मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया की लॉट्रॉप यूनिवर्सिटी में बोल रहा था आज से 4 साल पहले। भाषण का विषय था ग्लोबल पीस थ्रू द विंडो ऑफ इंडिया। जब मैंने 1 घंटे बोल लिया, कई देशों के बच्चे थे जो वहां इंजीनियरिंग करते थे या पीएचडी करते थे या फिलॉसफी पढ़ते थे, तो मैं क्वेश्चन सेशन संबोधित कर रहा था। तो एक चाइना का लड़का था जो वहां फिलॉसफी में पीएचडी कर रहा था, उसने हाथ उठाया और उसने मुझसे कहा कि यू आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रदरहुड एंड पीस फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड, फ्रॉम इंडिया, एंड यू आर बूस्टिंग सो हाई अबाउट योर कंट्री, बट मी a Chinese, I am just adjacent neighbor to you. मैं तो तुमसे बिल्कुल लगा हुआ हूं, and you never hugged me, you never talked to me, you never meet me. So इस पर तालियां बज गई। और खास तौर पे वहां जो पाकिस्तान के या कुछ भारत विरोधी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी मेजें पीटी कि अब फंसा हिंदुस्तान से आया हुआ कवि। पर हम तो कस्बाई थे, पिलखवे के थे, बिल्कुल कस्बाई आदमी थे। तो मैंने उसको कहा कि जेंटलमैन, योर क्वेश्चन इज वेरी मच राइट एंड आई अप्रिशिएट दैट यू रेज सच अ वंडरफुल क्वेश्चन बिफोर मी. But as a representative of India, as a representative of Indian cultural values and poetry, I just want to suggest you, ask you this answer of mine, this question of mine, that if you wish to visit my doorstep as a seller, I will greet you as a buyer.
but if you want to wish me, meet me, greet me as a son of Buddha, I will hug you as a brother. तो धंधा करने के लिए आएगा तो व्यापारी की तरह मिलेंगे, और बुद्ध का बेटा बन के आएगा तो भाई की तरह मिलेंगे। तू पहले खुद सोच अरुणाचल में तू कैसे घुसता है, तू पहले खुद सोच के तिब्बत में तू कैसे घुसता है, तू खुद सोच के सियाचिन में और अक्साई चीन में तू कैसे घुसता है। इस पर हिंदुस्तानियों ने फिर तालियां बजाई और वो चुप हो गया। तो मेरा कहना है कि चीन की जो बड़ी एक आपत्ति है, इसके खिलाफ भारत की सरकारों को विवश करना पड़ेगा, और मैं खुद इस संकल्प को लेके आगे निकलने के लिए तैयार हूं। और मैं चाहूंगा पूरे देश में जैसे ही सामान्य हो जाएगा माहौल, कि पूरे देश के उपभोक्ताओं से बात करनी पड़ेगी कि आप अपने जीवन को चाहे कम साधनों में चलाएं, खराब साधन में चलाएं, हम अपग्रेड कर लेंगे, पर धीमे धीमे चीन पर आश्रित होने की जो भारतीय परंपरा, न केवल चीन बल्कि अन्य देशों पर भी उस तरह की भारत की आपूर्तियां पूरी करने के लिए सबसे पहले भारतीय उद्योगों को आगे लाना पड़ेगा। उन्हें कर में छूट देनी पड़ेगी, उनके लिए माहौल अच्छा बनाना पड़ेगा, उनकी लाइसेंसिंग ठीक करनी पड़ेगी, उनकी ड्यूटी सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, और उन्हें पहले इस योग्य बनाना पड़ेगा कि भारत के बेटे बेटी भारत के सामानों से काम चला सके। तो ये अगला संकल्प है। ईश्वर मुझे इसमें सफल करे, जैसे कविता में किया, जैसे राजनीति में किया, जैसे सामाजिक आंदोलन में किया। आप सबका सहयोग मिलेगा तो सफल हो जाएगा। जरूर मिलेगा जी। और ये स्वदेशी तो बहुत जरूरी है। जब तक हम स्वदेशी नहीं अपनाएंगे और यहाँ की इंडस्ट्रीज को बूस्टअप नहीं करेंगे, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और यहाँ की इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए, चाहे टैक्सेस में रियायत हो, चाहे प्लॉट अलॉटमेंट में हो, या किसी भी दृष्टि से हो, वो सपोर्ट तो डेफिनेटली मिलेगी। तभी हम चाइना या बाकी कंपनियों को बाहर की जो है उनको कम्पीट कर सकेंगे। हमारे बीच में जी विवेकशील अग्रवाल जी हैं, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। विवेक जी। जी विवेक भाई। कुमार जी नमस्कार। नमस्कार विवेक भैया। आपका एक कार्यक्रम आया था, आपकी अदालत जो इंडिया टीवी पर आम आदमी छोड़ने के बाद, तो उसमें आपने एक बहुत सुंदर कविता सुनाई थी, जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। जी। तो मैंने एक दुस्साहस किया, आपकी इस कविता का छंद चुराकर मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ तो उनके बारे में एक कविता लिखी थी, तो मैं आपको बताना चाहता था। जी तो बहुत अच्छा। देखिए मैंने वो बात भी क्यों कही, वो मैं सबके लिए कह रहा हूँ। इतिहास जो पुरुष है, ग्रीस के बहुत बड़े विद्वान अरिस्टोटल ने ये कहा है कि इतिहास एक ऐसा बूढ़ा है जिसके पीछे बाल नहीं है, सिर्फ आगे आगे बाल है। तो जब ये अरिस्टोटल ने कहा तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि अरिस्टोटल क्या कहना चाह रहे हैं। अरिस्टोटल ये कहना चाहते हैं कि इतिहास जब आपके दरवाजे पर दस्तक देता है कभी, तो आपको उसको आगे के बाल पकड़ लेने चाहिए इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। अगर उसने पीठ फेर ली तो फिर आप उसके सिर पर हाथ मारते रह जाएंगे, सिर गंजा है, वहां बाल ही नहीं, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो इतिहास जब जब दस्तक देता है किसी व्यक्ति के दरवाजे पर, अगर उसने उस पल की, उस क्षण की और अपने होने की महत्ता पहचान ली, तो वो इतिहास में नाम लिखा जाता है। प्रधानमंत्री जी 6 वर्ष से सत्ता में है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे पुराने मित्र भी हैं, प्रशंसक भी हैं और मेरे कवि सम्मेलनों के संयोजक भी हैं। राजनीतिक विभेद अलग अलग मुद्दों पर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात मुलाकात जब भी होती, तो मुझे किसी ने पूछा था प्रधानमंत्री के बारे में, जब वो पहली बार निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री, कि इनका कार्यकाल कैसा होगा। तो मैंने कहा कि ये ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां या तो ये भारत के अगले 200, 300, 400 साल के सर्वाधिक श्रेष्ठतम लोगों में गिने जाएंगे, या सर्वाधिक अवसर चुके हुए लोगों में गिने जाएंगे। यही बात मैंने अपने साथी और अपने नेता अरविंद के बारे में भी कही, और मैं उससे लगातार कहता रहा कि ये जो जनजागरण हुआ है, आजादी के आंदोलन के बाद भारत का हर व्यक्ति जो आंदोलित हुआ है, विश्व भर में बैठा हुआ, ये इस काम के लिए नहीं हुआ कि हम एक नगरपालिका छाप छोटी सी सरकार बना के उसमें खुश हो जाए। ये इस काम के लिए नहीं हुआ, ये इस काम के लिए हुआ है कि हम पूरे भारत की सोच में मौलिक परिवर्तन कर सकते हैं, हम पूरे भारत की सोच को आमूलचूल पलट सकते हैं। अगर बुद्ध पर यह जिम्मेदारी थी कि बुद्ध पूरे भारत में अहिंसा फैलाए, तो बुद्ध के बेटों ने उस जिम्मेदारी को पूरा किया, बुद्ध ने भी किया। अगर आद्य शंकराचार्य पे जिम्मेदारी थी वो सनातन धर्म जो दुर्व्याख्या के विश्व से मूर्छित है उसे दोबारा जागृत करें, तो उन्होंने अकेले ही काम किया। अगर उस समय आद्य शंकराचार्य भटक जाते, अपने दूसरे कामों में लग जाते, कोई अपना मठ बनाने लगते, कुछ और बनाने लगते, तो आज मैं और आप जैसे हैं वैसे ना हो पाते। तो इतिहास किसी किसी को अवसर देता है। रामलीला मैदान में जब एक सरकार ने अपने अहंकार में भ्रष्टाचार का आंदोलन करते हुए एक आयुर्वेद के योगी के लिए डंडे चलाए, रात को 12 बजे गोलियां चलाई, अगर उस समय मेरे आत्मीय आदरणीय होने के बावजूद भी, मैं उनके मुंह पे भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं,
अगर उस समय स्वामी जी बाल खोलकर, केश फैलाकर, एक धोती बांधकर खड़े हो जाते कि बोलो कौन सी गोली है जो मेरी छाती में आना चाहिए, मैं नहीं जाने वाला हूं, तो भारत के इतिहास का पन्ना दूसरा होगा। बिल्कुल। उनकी त्वरा, उनकी प्रतिभा, उनकी मेधा, उनकी स्वीकार्यता, उनकी बोली की भाषा अलग। तो आप कच्चे लोभ में जब फंसते हैं, आप में से सारे लोग जानते होंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में मैंने एक बार एक मदारी से पूछा था कि बंदर कैसे पकड़ते हो, तो बड़ा नालायक जीव है, बड़ा ही चतुर जीव है, बड़ा तेज जीव है। तो आपको पता है बंदर कैसे पकड़ा जाता है? मुरादाबाद में एक बंदर लोटा अलग बनता है। उस बंदर लोटे की एक विशेषता होती है, वो आधा पीतल से भरा हुआ होता है, लोहे से, भारी बहुत होता है, और उसकी सुराही गर्दन जैसी होती है। तो बंदर लोटा में चने डालकर, महकते हुए चने डालकर भुने हुए, मदारी रख देता है छत पर। आकर बंदर का छोटा बच्चा उसमें हाथ डालता है और चने की खुशबू के चक्कर में चने को दबा लेता है मुट्ठी में। अब फिर निकालने की कोशिश करता तो निकलता नहीं, इधर मदारी भागता है, वो चने नहीं छोड़ना चाहता और वो चने को मुट्ठी से पकड़े रहता है, और लोटा इतना भारी होता है कि पकड़ा जाता है। अगर उस बच्चे में इतनी चेतना होती कि चने बाद में देख लेंगे, पहले प्राण बचाओ, पहले स्वाधीनता बचाओ, स्वतंत्रता बचाओ, तो वो जीवन पर मरकट की तरह नहीं नाचता कि ससुराल जा रहे हो डंडा लेके दिखाओ, साली से मिलोगे नहीं मिलोगे, 2 थप्पड़ खा रहा है। वो जंगल जंगल उन्मुक्त घूमता। तो ये जो कच्चा लोभ है चने पकड़ने का, खुशबू जिसकी खींचती है, ये जो कच्चा लोभ है सत्ता पकड़ने का, ये जो कच्चा लोभ है अपने जीवन में सुख पाने का, ये आपको मरवाता है या आपको कष्ट में फंसाता है। तो इसीलिए मैंने वो कविता लिखी थी कि जो शिलालेख बनता उसको प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा शक्ति मंत्र, जो शिलालेख बनता उसको अखबार बना कर गया। आप शिलालेख बन सकते थे, आप पृथ्वी बदल सकते थे, आप भारत का भाग्य बदल सकते थे, और आप एक शौचालय बनाने वाली छोटी सी एक सरकार, 1/3 टाइप की नगर पालिका छाप लेके सोचते हैं कि आपने जो पूरे विश्व को उतारा था सड़कों पर, एक चेतना पैदा की थी, काइनेटिक एनर्जी पैदा की थी। अगर परमाणु रिएक्टर में लोग बाग पटाखे बनाने लगे तो ये परमाणु रिएक्टर का अपमान है। 125 करोड़ लोगों के अंदर का रिएक्टर जाग गया था, यूरेनियम जाग गया था, और उससे प्रतिफल में अगर आप इतनी टुच्ची चीजें लेना चाहते हैं तो भाई साहब ये उपलब्धि आपको मुबारक। मैं ऐसे कलंक के साथ नहीं जाना चाहता भारत से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। किशन गुप्ता जी हमारे साथ हैं जी। किशन जी। जी किशन भैया। कुमार भाई नमस्कार। नमस्कार किशन भाई। देखिए आज ये कहना कि हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, बहुत बड़े फैन हैं, तो आपकी शख्सियत के आगे बहुत छोटा कॉम्प्लीमेंट है। ये सूर्य को दिए दिखाने वाली बात है। आप सब मैं एक लाइटर नोट पे आपसे एक बात, एक हास्य व्यंग के रूप में एक बात आपसे पूछ रहा था कि कल्पना करें कल को यदि अरविंद केजरीवाल आपके पास आता है और हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता है, भैया कुमार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं अपनी सब गलतियों की आपसे क्षमा मांगता हूं, तो क्या आप कवि होने के नाते एक बड़ा हृदय ये बड़ा निजी प्रश्न है, और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मेरे से 2004 या 5 से मेरे परिचित है, मेरे घर आना जाना है, और फिर आंदोलन 2010 से शुरू होने और 2019 में ये सरकार जो बनी है इससे पहले तक ये प्रक्रिया वो लगभग 1 दर्जन बार कर चुके हैं, और उनमें से 1 दर्जन बार में लगभग 7-8 बार तो भारत को रो भी चुके हैं जार आंसुओं से, जिसमें दोनों की पत्नियां बीच में बैठ जाती थी, कोई चुप करता था, कोई कुछ करता था। तो मतलब कोई आदमी मूर्ख हो सकता है पर इतना मूर्ख नहीं हो सकता, तो मैं कम से कम इतना मूर्ख नहीं हूँ। उनकी यश, उनकी उपलब्धि, उनकी जय पराजय उन्हें मुबारक, लेकिन मेरे योग्य वो काम नहीं है, मैं वहां वो कुछ कर नहीं सकता, मेरी कोई इच्छा नहीं। माधव गोपाल अग्रवाल जी शाहजहांपुर में इनकी पेपर मिल है। माधव गोपाल जी नमस्कार साहब। नमस्ते भैया। कुमार साहब, आज आपको देश में लोग आपकी सबसे बड़ी कविता सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि आपकी कविताओं में आत्मीयता होती है और भावुकता होती है, और आपका व्यक्तित्व पूरे देश में एक ऐसा कवि है जिसके पैरों में सत्ता रही और उसने ठोकर मार दी। आपने कहा मैं पता नहीं मूर्ख हूं या नहीं हूं, आपका त्याग के कारण आपकी पॉपुलैरिटी आज 10 गुनी है। आपको लोग कवि के बाद में ज्यादा देखते हैं और त्यागी पुरुष के बारे में खासतौर से दिल्ली की जनता देखती है। धन्यवाद। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ब्रूस या जिलेट का उसके लिए या तो सरकार काम नहीं करना चाहती या हम पूंजीपति या उद्योगपति नहीं है। आज अगर अभी कोई कोरिया से डेलीगेशन आता है
कुमार साहब, आज हमारे यूपी में भी अखबार में है कि कोरिया और चाइना से हमारे योगी जी ने कहा है कि आप लोग यूपी में आइए, हम सब्सिडी देंगे। हम अगर आज प्रदेश में, पूरे देश में किसी भी सीएम को, तेलंगाना के सीएम को छोड़ के अगर अपॉइंटमेंट के लिए लिख दें, चाहे आप फर्जी ईमेल आईडी से लिख दें कि हम 500 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं और हमें मिलना है, तो एक महीने अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा तो भारतीय उद्योगपति क्या करेगा? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ईश्वर करे आप राजनीति में आए और उद्योगों के दुख दर्द समझें, और जिससे देश का भी उद्योग बढ़े, क्योंकि उद्योग केवल एक ऐसी कड़ी है जो रोजगार और राजस्व दे सकता है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। और रोजगार और राजस्व ही एक ऐसी चीज है, हमारे घर में जितना पैसा होगा हम सड़कें बनाएंगे या अच्छा करेंगे, वो करेंगे। और आपने कई मुख्यमंत्रियों को लिखा, आप कोशिश करें कि आप उद्योगपतियों की वेदनाओं को आज तक किसी कवि ने नहीं उजेरा है, तो उसको आप किसी भी रूप में उनको प्रकट करें, तो हम सब लोग बड़े आभारी रहेंगे। और तीसरा हास्य व्यंग्य आपके लिए जी कि आपने कहा मैं भरतपुर में वो अस्पताल में ले गया था और मैंने उसको आगे बैठाया और उसकी पत्नी को पीछे बैठाया और उसके पिताजी को आगे बैठाया और उसकी माँ को पीछे बैठाया। आज तक किसी ने पूछा था कि आपको किसको आगे बैठा, किसको पीछे बैठा? आप यही कहते थे पूरे परिवार में। ये इसलिए मैंने बताना उचित समझा कि राजेश भाई का घर आना जाना, ये इसी जानकारी को किसी और तरह से प्रेषित ना कर सके लॉकडाउन के बाद। कह दिया। नहीं, अब जो आपने बात कही सरकारों वाली, तो भैया मेरा मानना यह है कि मैंने ये सीखा कि जो सत्ता है ना, उसका कोई संबंध नहीं होता। सत्ता और संघर्ष का कोई संबंध नहीं होता। लोहिया जी कहते थे कि सत्ता और संघर्ष के साथी एक नहीं रहते। मुझे लगता था कि एक रह सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी उम्र अब 50 वर्ष हो रही है। मैं जब 4th क्लास 4 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे जिस स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ले गए, उसमें वहां एक दूसरे स्कूल के टीचर खड़े हुए थे। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, वो एक जूनियर स्कूल के टीचर थे। वो पिताजी का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने नमस्ते करी, गुरुजी नमस्ते, गुरुजी नमस्ते, क्योंकि एक तो ब्राह्मण थे, हिंदी के प्रोफेसर थे, बड़े बड़े प्रोफेसर थे। तो गुरुजी ने नमस्ते करी। तो गुरुजी ने पूछा कि भाई आप कैसे आए? तो बोले जी बेटे का छोटे का एडमिशन। आप कैसे आए? बोले मैं भी अपने बेटे का एडमिशन करना है। तो दोनों पिताओं ने एक दूसरे से कहा बेटा साथ साथ बैठना दोनों, और हम दोनों साथ साथ बैठ गए। यानी कि इस संबंध की टोटल आयु हो गई 45 वर्ष। समझे जी? और जो मेरे साथ बच्चा बैठता था वो पढ़ाई लिखाई में, बोलने चालने में, नंबरिंग में, प्रतिभा में, क्षमता में बहुत पीछे था बेचारा। उसके लिए गर्व का विषय यही था कि वो मेरा मित्र था। वो इस समय दिल्ली में नंबर 2 पोजीशन पर है। तो इसलिए सत्ता और संघर्ष, इनके साथ ही सदा अलग होते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता चल गया है। जो बाकी पार्टियों के लोग हैं वो भी जानते होंगे। जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया था, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी से पीछे काम किया था, उनसे आगे काम किया था, आज वो कहां है, प्रधानमंत्री जी कहां है, उनके कैसे रिलेशनशिप होंगे दुनिया जानती है। जिन्होंने योगी जी के साथ काम किया था वो दुनिया जानती है। हमारे साथ सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं, इन्होंने दिल्ली में कैसे अपनी अपनी पार्टियां खड़ी की थी, बाद में जो लोग आगे बढ़ गए उन्होंने कैसे काम किया था, दुनिया जानती है। तो सत्ता का कोई भावुक संबंध किसी से नहीं होता। बस एक बात मुझे आप सबसे कहनी है, सत्ता का एक ही सिद्धांत है अपनी बात मनवाने का, और वो ये है जो अन्ना हमसे कहते थे कि नाक दबाओ तो मुंह खुलता है। जब तक भारतीय उद्योगपति, भारतीय मैन्युफैक्चरर किसी बड़े आंदोलन के तहत इस देश के उपभोक्ताओं को अपने प्रति उन्मुख नहीं कर लेंगे, अपने प्रति डेडिकेटेड नहीं कर लेंगे, इन सरकारों की नाक नहीं दबेगी। ये केवल वोट की भाषा समझते हैं, ये केवल जनता की भाषा समझते हैं। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे थोड़े बहुत ज्ञान की और मेरे त्याग की या प्रशंसा की, लेकिन मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे पीछे एक विशेष युवा वर्ग है, कुछ लोग हैं, 12-13 मिलियन लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो करते हैं, सड़क पर मिलते हैं। ये सरकारें केवल इसी बात का आदर करती हैं। मेरा थोड़ा बहुत सम्मान है सुनती है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ना तो मैं इनसे कार्यक्रम लेता हूं, ना मैं इनसे पद्मश्री लेता हूं, ना मैं इनसे यश भारती लेता हूं, ना मैं इनसे समारोह लेता हूं, ना मैं इनसे राज्यसभा लेता हूं, ना मैं इनसे टिकट मांगता हूं। तो इसलिए इनको पता है कि इससे लेना तो कुछ है नहीं, टैक्स ये देता ही है और बोलता है ही, तो क्या ही अच्छा है कि हमारे खिलाफ ना बोले। तो इसलिए थोड़ा बहुत हाथ वाथ जोड़ रखे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े योग्य हैं। तो इसलिए भैया इनकी नाक दबाओ, इनका मुंह खुलेगा। सारे मुख्यमंत्रियों का, सारे प्रधानमंत्रियों का आगे तक खुलेगा। ये सब आपकी बात मानेंगे, ये सब आपके दरवाजे पे होंगे, बशर्ते कि उपभोक्ताओं का और भारतीय जनमानस का एक बहुत बड़ा प्रचंड समूह आपके प्रति डेडिकेटेड हो जाए।
कि भाड़ में जाओ, ये रखा है जिलेट, मुझे नहीं लेना, लात मार दूंगा, जला दूंगा इसे, मुझे तो यही लेना है। ये रखा है आईफोन, इसको फेंक दूंगा, मुझे तो अपना राजेश का फोन हाथ में लेना है भैया, वही लूंगा, और उसी को फिल्म में दिखाऊंगा, उसको हर जगह दिखाऊंगा कि मैं यूज करता हूँ, और सड़क पे दिखाऊंगा गर्व के साथ। तो जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी उस दिन सरकारें आपके चरणों में होंगी। आप क्यों सरकारों के पीछे इतना चंदा दे के घूमते फिरते हैं? बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ दुबई से नरेंद्र ओडरानी जी जुड़े हुए हैं जी। दुबई में इनका बिजनेस है और आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। ओडरानी जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसा है दुबई में सब? दुबई में सब ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है और काफी अच्छा यहाँ पर डिसिप्लिन भी अच्छा चल रहा है यहाँ पर। जी जी जी। आपका प्रोग्राम मैं देखते रहता हूँ यूट्यूब में, खासतौर से आपका विशेष तौर पर देखते ही रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है सुन करके। जी बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आपने आरती जी का उल्लेख 2-3 बार इनडायरेक्टली किया। आरती जी हमारे साथ में। आरती जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बहन जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बहुत 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 बढ़िया हूँ और आज आपकी पूरी बातें सुन के बहुत ही आनंदित हूँ। और मुझे लगता है बात तो संस्कार की है, आदर की है, वरना जो सुन सकते हैं वो सुना भी सकते हैं। आरती जी का मेरे प्रति स्नेह जो है वो बहुत प्रारंभ से है। जब हमारा आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले भी सर्वाधिक हमारे समर्थन में मुखर बोलने वाले लोग टेलीविजन पर भी और उसमें भी आरती जी रही हैं। और फिर सत्ताएं आई गई, वो अटल जी का स्टेटमेंट है, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां टूटेंगी, सत्ता का खेल तो चलेगा, देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। तो हमारी बड़ी बहन है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे प्रति बड़ा स्नेह है। कुमार भाई, सारी बातें हुई, एक बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी माँ से ज्यादा बड़ा कोई आपका फैन नहीं होगा। आपके अभी वो सो रही हैं, लेकिन मेरा मन था कि मैं बाद में बात करवाऊंगी। निश्चित रूप से लॉकडाउन होते ही मैं उनके चरण छूने आऊंगा, पक्का। बिल्कुल, आप घर पे आइए, भोजन हमारे साथ करिए। बस मैं एक बात शायद औरों के भी मन में हो सकती है कि अन्ना जी से आपका मिलना क्या रेगुलर होता है? अन्ना जी के विषय में अगर आप एक मिनट में कुछ बताएं। अन्ना से हमारे पूरे जो शुरुआती साथी थे उनमें आज की तिथि में भी सर्वाधिक संपर्क मेरा ही है। और आपने भी उस समय रामलीला मैदान में महसूस किया होगा, अन्ना भावुकता से मेरे साथ ही जुड़े हुए थे। वो मुझे ही मन की बात कह पाते थे, सुन पाते थे। और जब जब अन्ना और इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, आपको याद होगा, हर बार उस बर्फ को तोड़ने के लिए मुझे ही जाना पड़ता था। मैं ही पुणे जाता था, फिर रालेगंज जाता था, उनके पास रुकता था। क्योंकि अन्ना के बारे में बताऊं, देखिए कुछ लोगों ने हमने नारा दिया था मंच से कि दूसरे गांधी हैं अन्ना, लेकिन आज मैं इस नारे से सहमत नहीं। अन्ना में गांधी में बहुत अंतर है। गांधी विश्व देख के आए थे, दुनिया देख के आए थे, इंग्लैंड में पढ़े थे, डरबन में रहे थे और साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस की थी। काठियावाड़ के राजा के मंत्री के बेटे थे। हाई स्कूल के दौरान जो अंग्रेज सरकार लेटर लिखती थी उनको पढ़ के सुनाते थे दरबार में, उनका ट्रांसलेशन करते थे और उत्तर भेजते थे। इतनी बढ़िया अंग्रेजी बापू की थी। बापू ने विश्व साहित्य पढ़ा था, दुनिया देखी थी। अन्ना सेना में ड्राइवर थे। अन्ना भले हैं, भोले हैं, अंदर से बिल्कुल अमृत हैं, लेकिन वो चतुर नहीं। गांधी जी चतुर भी थे। गांधी जी के पास एक स्ट्रेटेजी थी। गांधी को पता था कि ये हतवैभव देश जो 1000 वर्ष की गुलामी के कारण आत्मग्लानि से भरा हुआ है, जिसके अंदर ये शक्ति नहीं है कि किसी के सामने खड़ा कर सके, इसे आत्मा की दीप्ति से ही खड़ा किया जा सकता। जो मैं बार बार कहता हूं कि राम ने जो किया, राम ने कपड़ा एक पहना और गांधी प्रभावित हुए, गांधी ने एक कपड़ा पहना। इसीलिए चर्चिल कहता था गांधी को, दैट हाफ नेकेड फकीर, वो अधनंगा फकीर। और आप देखिए आजकल आप रामायण देख रहे हो, बार बार रावण भी यही बात कहता है कि वो अधनंगा तपस्वी, वो अर्धनग्न वनवासी, यही बोलता है। हर बार रावण चाहे चर्चिल के रूप में आए, चाहे वो अंग्रेज के रूप में आए, चाहे वो रावण के रूप में आए, वो हर बार सभ्यता और शुचिता की भाषा को ऐसे ही समझता है। तो अन्ना से अभी तक सर्वाधिक संवाद मेरा ही होता है। अब वो राजनीतिक संवाद नहीं करते। उन्हें शुरू में आशा थी कि शायद ठीक ठीक चीजें होंगी, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन एक भावुक जुड़ाव होने के नाते क्या आपका अभी भी पिछले 2-3 सालों में उनसे मिलना रहता है? जी, मैं जब भी अहमदनगर की तरफ, पूना की तरफ जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि अन्ना से मिल सकूं। अन्ना दिल्ली आए तो मैं उनसे जरूर मिलूं, बात करूं। बाकी फोन पर लगातार अन्ना और अन्ना के जो सहचर हैं, जो सुरेश पठारे और तमाम साथ उनके 24 घंटे साथ रहते हैं, उनसे मिलता रहता हूं। आखिरी बार मैंने कहा पिछले वर्ष में जब गया था तब उनसे मिल के आया था।
पर अब वो राजनीति की बात नहीं करना चाहते। नहीं वो और ठीक है। वो इस प्रयोग के फेलियर से काफी दुखी भी है, काफी कष्ट में भी। तो उनको लगता है जैसे एक पुरानी याद, कोई खराब याद आपके साथ हो, दुर्घटना की याद हो, तो आप नहीं करना चाहते। और अन्ना ने जितने भी अनशन किए सब सफल हुए। वो ये चाहते भी नहीं थे कि दिल्ली में अनशन जो हुआ, इसके बाद से उनका मनोबल अंदर से टूट गया है। टूट गया। और मैंने भी उनसे कहा कि अब आप अनशन मत करिए, आपकी आयु हो गई। हाँ, वो ये चाहते भी नहीं थे कि हमें राजनीति में आना चाहिए। वो चाहते थे कि रचनात्मक आंदोलन के रूप में ही अपनी छवि बनाएं। देखिए, जो भी आदमी समाज में परिवर्तन चाहता है वो नहीं, देखिए राजनीति समाज में कभी परिवर्तन नहीं लाएगी। मैं आपको बताऊं राजनीति का खेल कितना है। राजनीति का खेल इतना है कि आपके बेडरूम में, आपके बाथरूम जो है बेडरूम में, उसका जो टैप है ऊपर से, टोंटी जिसे हमारे यहाँ कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, टोंटी खराब हो जाए, उसमें गंदा पानी आने लगे तो आप क्या करेंगे? दूसरी बदलवा देंगे। आप किसी रोका की लगवा देंगे और किसी बड़ी कंपनी की लगवा देंगे। फिर आपको लगेगा अब भी गंदा पानी आ रहा है, इस बार तो मैंने कांग्रेस हटा के बीजेपी की लगा दी, अब क्या मैंने बीजेपी कांग्रेस दोनों की हटा के आम आदमी की लगा दी, फिर मैंने तीनों की तोड़ के तेलंगाना की लगा दी, पर पानी गंदा ही आ रहा है। बेसिकली ऊपर जो ओवरहेड टैंक है सोसाइटी का, उसका पानी गंदा है। जब तक उस ओवरहेड टैंक में उतर के लोग बाग सफाई नहीं करेंगे, उस समाज के पानी की शुद्धि नहीं होगी जो धर्म जगत के लोगों को, संस्कृति कर्मियों को, कवियों को, कलाकारों को, लेखकों को करनी पड़ेगी, तब तक पानी साफ आना शुरू नहीं होगा। और ये बात गांधी भी समझते थे, ये बात अन्ना भी समझते थे। गांधी ने भी कांग्रेस के भंग कर देने की सिफारिश की थी और अन्ना तो विरोध में थे ही कि राजनीतिक प्रयोग नहीं होना चाहिए। इंद्रदेव जी हमारे साथ हैं जी, दिल्ली में बहुत प्रशिक्षित हैं, स्कूल भी चलाते हैं। इंद्रदेव जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार इंद्र भैया। भाई साहब मेरा एक सवाल था, सवाल तो दो बन गए आपके, एक इस जो पहले जो कहा आपने, लेकिन मैं एक ही सवाल पूछूंगा आपसे। एक सवाल तो ये है कि आपने जो राजनीति छोड़ी या आप नहीं छोड़ी नहीं है छोड़ी नहीं है सर। देखिए तो ये एक अर्जुन ने तीर टांग दिए, इसका मतलब चलाना नहीं भूला। तो ये एक कवि के, चलो आपने जो केजरीवाल जी को छोड़ा, ये एक कवि के विचारों से छुपे या आपकी डेस्टिनी? नहीं, डेस्टिनी नहीं है साहब। पहले दिन से ही मेरे विरोधी भी जानते हैं, पहले दिन से मेरी वैचारिकी स्पष्ट है इस देश को लेके कि भाई देश के बारे में, राष्ट्रीय अस्मिता के बारे में, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर चिन्मयानंद बलात्कार के आरोपी हैं, उस पर कोई चुप्पी साध ले महिला, तो इसका मतलब पार्टी की महिला है, महिलाओं की तैशी महिला नहीं। प्रियंका रेड्डी के साथ नृशंस कांड हुआ हैदराबाद में, उसके लिए कोई पार्टी की महिला चुप्पी साध ले, इसका मतलब वो पार्टी की महिला है, महिला हितों की नहीं है। तो मेरा मानना है कि राष्ट्रीय हित ऐसे हैं जिनमें अगर तारीफ बनती हो तो तारीफ करिए, निंदा बनती हो तो निंदा करिए, लेकिन उसमें राजनीति मत करिए। तो ऐसे अलग अलग विचारों के मतभेद होते चले गए। फिर जिन बातों के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, आंख मूंद लेना, टिकटों को पैसे में बांटना, जेएनयू का मुद्दा आया, फिर सर्जिकल स्ट्राइक वाला मुद्दा आया जिसमें ज्यादा लड़ाई हुई। तो इन सब चीजों से धीमे धीमे राहें अलग होती चली गई और फिर एक ऐसी जगह आ गई कि मुझे लगा कि भाई इनमें सुधार संभव नहीं है। ये हर बार मुझे समझा देते हैं, कह देते हैं, पर मानते नहीं है। तो अब जो है अपने आप को साइड कर लेना ही ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बस ये आखिरी प्रश्न हमारे डॉक्टर एस एन चंडक जी हैं, ये कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी कुमार विश्वास जी, आज आपकी बात सुन के इतना लगा कि इतनी बहुप्रतिभा के लोग तो इस देश में बहुत कम है, जो साहित्य में भी माहिर हो, जो राम की जो वैल्यू सिस्टम को जानते हो, जो इंडस्ट्रीज के बारे में सोचते हो, जो देश के बारे में सोचते हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इलीट ग्रुप वालों को किसी दिन आपके साथ 1-2 घंटे का अलग सेशन करना चाहिए, जिससे व्यापारी लोग, इंडस्ट्रीज लोग आगे की कोई रीति नीति पे बात कर सके, क्योंकि हमारी सबकी पीड़ा वही है जो आपने बताई है और उसका सॉल्यूशन है ही नहीं। आज 72 साल के हो गए, हम लोग उन्हीं चीजों में भी उलझ रहे हैं। तो कोई न कोई, कहीं न कहीं हम लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी और उसके लिए एक चिंतन चाहिए, एक नई सोच चाहिए, नई कार्यकलाप चाहिए, कार्य योजना चाहिए, प्लानिंग चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए। तो मेरे ख्याल से राकेश जी, इसकी सलाह करके हम कभी न कभी एक आपका समय लेंगे
और हम सारे लोग बुद्धिजीवी लोग बैठ के कुछ कार्यकलाप के बारे में सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज सब हम लोगों का जो समय दिया हम लोगों के लिए, हम सब आपके आभारी हैं। नहीं, मैं भी आभारी हूँ कि राजेश भैया के माध्यम से आप सबके दर्शन हुए और बहुत पुराने अपने सब आदरणीय और दोस्त और बड़े भाई और हमारी बहन आरती जी, तमाम लोगों से मुलाकात हुई, इसके लिए आभारी हूँ। और ये मेरा वादा है कि जैसे ही लॉकडाउन नियमित होगा, ठीक ठाक होगा, तो हम इन्हीं बिंदुओं पर 1 दिन 2 दिन आराम से बैठेंगे किसी जगह पर, जहां इस पर लंबी चर्चाएं करके। और मुझे लगता है कि बीमारी पहचान ली गई है, इलाज भी मिल जाएगा और दवाई भी मिल जाएगी। प्लानिंग करनी है, खाली प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अग्रवाल जी हमारे साथ हैं जी, एक बार 1 मिनट के लिए ये भी बात करना चाहते हैं। अशोक अग्रवाल जी। जी अशोक जी, नमस्ते अशोक भैया। मेरा एक छोटा सा आपसे प्रश्न है। जी अशोक भैया, कि कहावत होती है ना कि वाइन इन अ रॉन्ग बॉटल, कि आपके साथ तो ऐसा नहीं कि आपको कोई सोच अलग है और राजनीतिक माहौल आपको सूट नहीं करता है, आप जाने की चेष्टा कर रहे हैं पर वो माहौल आपको सूट नहीं करता है, तो जो आपका क्षेत्र है, मेरी इच्छा है कि आप उसमें आगे बढ़ें, उससे समाज को लाभ मिलेगा और जिससे कि समाज को लाभ मिलने के साथ साथ जो आप चाहते हैं वो चेतना भी वहां आएगी। जी नहीं, इसमें देखिए मेरा मानना यह है कि अंग्रेजी में हमारा एक कवि है बड़ा मशहूर, ब्राउनिंग, उसकी एक लाइन है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आदमी प्रपोज करता है, भगवान डिस्पोज कर देता है। शैली की एक कविता है, एज प्लीज टू द वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स। जैसे आवारा बदमाश लड़कों के लिए उपवन में घूमती हुई छोटी छोटी तितलियां होती हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, कभी जार में डाल देते हैं, कभी किताब में दबा देते हैं, ऐसे हम लोग भगवानों के लिए हैं। As pleased to the wanton boys are we to the gods, they play for their own sport। वो अपने आनंद के लिए हमसे खेलते हैं। तो जिसको भी ये भ्रम है कि वो अपनी नियति का खुद निर्माण कर लेगा, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो मैं क्या करता हूं, जो आपने बात कही है, मैं अपने अनाहत की आवाज से चलता हूं, अंदर की आवाज से चलता हूं। जैसे चलती प्रचंड प्रतिष्ठा में मैंने कहा कि नहीं, ये जेएनयू में नारा लगा है, उन लोगों के साथ तो नहीं खड़ा हूं। वो सब एक तरफ हो गया कि नहीं खड़ा होना चाहिए, मोदी पराजित होगा इससे। मैंने कहा मोदी हो पराजित, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, नहीं खड़ा होगा। जैसे भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, मैंने सुबह उठ के लिख दिया कि हमें गर्व है, फला एडम का हंगामा मच गया। आपने कैसे लिख दिया, ये झूठ बोल रहा है, इसे एक्सपोज करना है, सबूत मांगो। मैंने कहा भैया तुम मांगो, हो सकता है वो राजनीति कर रहा हो, पर मेरी सेना है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो तारीफ ही करूंगा। तो शुभ अशुभ का परिणाम सोचे बिना जब आप अंदर की आवाज सुनते हैं, तो अंदर बैठा हुआ ईश्वर आपकी आवाज सुनता है। बिल्कुल। उससे नंबर 2 व्यक्ति ने ये कहा कि तू बस बोलना बंद कर दे, तू तो सबसे पॉपुलर लीडर है यार, तेरे लिए तो सब सामान पड़ा ही है। पार्लियामेंट में 7 सीटें, 7 दलों का नेता तू ही बनेगा, और कोई है ही नहीं। मेरे पड़ोस वाली कोठी खाली, ऐसी में रहा करेंगे आराम से। मैंने कहा यार मैं बोलना बंद कर दूंगा तो फिर मैं कुमार विश्वास नहीं रहूंगा। बिल्कुल, तो इससे क्या फायदा है? अंदर की आवाज सुनिए, उसके अनुसार चलिए। अब जीवन में क्या होगा साहब, एक छोटे से कस्बे से मास्टर के घर से आए हैं, वो पूरी दुनिया घूम ली, रोडवेज की बस से चार्टर जहाजों तक आ गए, अब क्या भगवान को लूटेंगे क्या? अब तो कम से कम अंदर से सच बोले। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं आपसे, हम ये चाहते हैं कि आप सच के साथ खड़े हो, और इसी के कारण आप हम सबके प्रेरणा जो हमको मिलती है आपसे इसीलिए मिलती है कि आप सच के साथ खड़े रहते हैं। हम भगवान से दुआ करते हैं आप हमेशा सच के साथ रहें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे लॉकडाउन के बाद। बहुत धन्यवाद राजेश जी। कुमार भाई, मैं पूरे एलीट क्लब की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी रिक्वेस्ट का मान रखा और आप हमारे लिए सबके साथ आए। एक बात और बताइए राजेश भाई, बताइए मैक्स का टीवी लगा हुआ है? 953 मैक्स का टीवी तो बिल्कुल लगा हुआ है आपके यहाँ। 76 4732 क्या? नहीं ये बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 घंटे के सेशन में हम आपके साथ आपकी कविताएं सुनेंगे और वो सेशन हमारा है। और मैं एलीट क्लब के भाइयों को सबको बताना चाहता हूं कि कुमार भाई एक स्वदेशी आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा इंडियन की कंपनी और इंडियन का प्रोडक्ट लोग यूज करें। और जैसा हमारे और दोस्तों ने कहा कि आप थोड़ा सा उसमें लीड लीजिए, हम सब आपके साथ हैं और हम सब आपके साथ अलग से इस विषय में चर्चा करेंगे। और आपके आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भैया, प्रणाम आप सबको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। और मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, अब आप सब आपका
हाँ जी, अशोक अग्रवाल। सबका धन्यवाद, बहुत बढ़िया। राजेश धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम आज। जी विष्णु जी बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। वेरी गुड, अच्छा प्रोग्राम रहा राकेश जी। थैंक यू। किशन जी राम राम। राकेश जी बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू वेरी मच। किशन जी जी राम राम। राकेश जी आज का सेशन भाई बहुत वंडरफुल रहा, थैंक यू वेरी मच। राकेश जी कल कौन आ रहे हैं? राकेश जी सेशन में ज्यादा मजा